सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री का मॉडल पेपर होगा यह, जिसके अंतर्गत हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर होगा वो इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कि एक इससे पहले जो है प्राचीन इतिहास का लिखित वाला मॉडल पेपर हमने दे दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर आपके सामने देने का प्रयास रहेगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जिनका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो और जिनकी लिखित परीक्षा होनी वो भी देखें और जिनकी ऑब्जेक्टिव होनी हो तो देखें। ओके, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। आइए बात कर लेते हैं आखिरकार इस वीडियो में क्या क्या जो है किन किन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। चलिए आपके सामने स्लाइड आ चुकी है प्रश्नों की और हम प्रश्नों को समझ लेते हैं आसानी से। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ा होगा कि प्राचीन भारत के निवासियों ने इतिहास लेखन में जिस पक्ष को महत्व दिया वह कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है राजनीति, ऑप्शन बी दिया आर्थिक विकास, ऑप्शन सी दिया है संस्कृति और ऑप्शन डी दिया है जीवन मूल्य। तो प्राचीन भारत के निवासियों ने इतिहास लेखन में जिस पक्ष को महत्व दिया वह पक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों संस्कृति। कौन सा पक्ष है? संस्कृति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, प्राचीन भारतवासियों की इतिहास की अवधारणा एवं इतिहास ग्रंथ रचना प्रक्रिया का मूल आधार क्या रहा है। ऑप्शन ए में है राजवंशों के इतिहास पर अधिक बल देना, ऑप्शन बी है राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षों को महत्व देना, ऑप्शन सी है पुराणों तथा महाकाव्यों को ही इतिहास बनाना और ऑप्शन डी है मानव जाति के जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के महत्व पर प्रकाश डालना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर इसका यही होगा कि मानव जाति के बीच मतलब मानव जाति के जीवन मूल्य और उनकी संस्कृति मतलब जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उनके महत्व पर प्रकाश डालना किसका काम है? प्राचीन भारतवासियों की इतिहास की अवधारणा और इतिहास ग्रंथ की रचना का प्रक्रिया का मूल आधार जो रहा है वो मानव जाति के जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के महत्व पर प्रकाश डालना ही रहा है। तो ये इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदभांड माने होता है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उन्हीं को मृदभांड कहा जाता है। तो मृदभांडों से भारत के इतिहास के जिस काल पर प्रकाश पड़ता है वह कौन सा है। मतलब कि जो मृदभांड हैं उनसे भारतवर्ष के इतिहास के किस काल पर जो है जिस काल पर प्रकाश पड़ता है वह कौन सा है। अर्थात इन मृदभांडों से हमको भारतवर्ष के किस जो है काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमको ऑप्शन ए में दिया है ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन बी में दिया है प्राचीन पाषाण काल और सी में दिया है ऐतिहासिक काल और डी में दिया है नव पाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्र पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है हमको मृदभांडों से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत में रचित ग्रंथों में वेदों से लेकर के उपनिषदों तक के साहित्य को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में भारत में रचित ग्रंथों में वेदों से लेकर उपनिषदों तक के साहित्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है श्रुति साहित्य, ऑप्शन बी है महाकाव्य, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र साहित्य और ऑप्शन डी है स्मृतियाँ। तो क्या कहा जाता था भाई? क्या कहा जाता था? श्रुति साहित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुत साहित्य। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। तो प्राचीन काल में भारत में रचित ग्रंथों में वेदों से लेकर उपनिषदों तक के साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित वेदांगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो भाई देखें यहाँ पर पहला दिया कल्प या कर्मकांड से, ज्योतिष खगोल विज्ञान से, सी दिया है शिक्षा ध्वनि शास्त्र और डी दिया निरुक्त व्याकरण। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र का नहीं है। ठीक, शिक्षा में ध्वनि शास्त्र नहीं है। ये बड़ी चीज़ जो है फेमस चीज़ें हैं। मतलब कि जो श्रुति साहित्य जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 संख्या है। पहला कौन सा है वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग जो हैं ये माने जाते हैं। ठीक, अब ये जो है इनका काल जो है 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और वेदांगों में बात की जाए तो जो शिक्षा होता है यह उच्चारण का विज्ञान होता है, जो स्वर जो है और व्यंजन के उच्चारण का विधान करता है। कौन? शिक्षा। इसका विस्तार प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। वेदों की पृथक पृथक शाखाओं का उच्चारण बताने के कारण इन्हें जो है प्रातिशाख्य कहा जाता है कि इसको शिक्षा को प्रातिशाख्य भी कहा जाता है। तो ध्वनि शास्त्र से यह नहीं संबंधित है। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। और कल्प जो है
वो वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है। तो कल्प का अर्थ होता है विधान, यज्ञ संबंधी विधान कल्प सूत्रों में ही दिए गए हैं। कल्प के 4 प्रकार हैं, जैसे कि पहला है स्रोत सूत्र मतलब कि स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है सुलभ सूत्र। तो कल्प जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों विभिन्न वेदों के लिए पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है सूत्रों में स्रोत यज्ञों का विधान किया गया, जैसे कि जो है दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, वाजपेय, जो है आतिरात्र, ऋतुमेध, ये सब जो होते हैं और इस समय आश्वलायन, सांख्यायन मतलब ऋग्वेद को सांख्यायन कहा जाता है, कात्यायन, शुक्ल यजुर्वेद, जैमिनीय सामवेद, वैतान अथर्ववेद आदि स्रोत सूत उपबंध और गृह सूत्र में गृहानी में होने वाले संस्कारों तथा गृह जो है यांगों का वर्णन किया गया, जैसे उपनयन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत वगैरह हो गया, विवाह वगैरह संस्कार होता है, ये सब संस्कार भी कल्प में आते हैं। तो यहाँ पर कल्प जो है कर्मकांडों से संबंधित है। शिक्षा जो है किससे संबंधित है? उच्चारण विज्ञान से संबंधित है, ध्वनि शास्त्र से नहीं संबंध है। ज्योतिष जो है खगोल से है, बिल्कुल सही है। ज्योतिष जो है यह काल निर्धारण करने वाला वेदांग है। वैदिक यज्ञ काल की अपेक्षा रखते हैं और वे किसी निश्चित काल में ही जो है संपादित होते हैं, तभी उनका फल मिलता है और इसका निश्चय ज्योतिष करता है कि काल विभाजन, मुहूर्त का निश्चय करना, ग्रह नक्षत्रों की गति का निर्धारण करना, ये सब ज्योतिष के विषय हैं। ठीक, तो ये ज्योतिष का ही सही सभी। अब इसी में जो शिक्षा और ध्वनि शास्त्र था इसका संबंध नहीं बनता था, बाकी निरुक्त और व्याकरण का बिल्कुल सही संबंध। निरुक्त जो है इसका जो अर्थ होता है निर्वचन होता है और ये एक प्रकार से बात की जाए तो इसका जो है किसका चीज़ होता है, ये वैदिक शब्दों का संग्रह है, मतलब 5 अध्याय के रूप में प्राप्त होता है और उसी की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 14 अध्याय में की है। यास्क का काल 800 ईसा पूर्व माना जाता है। तो निरुक्त जो है वो किससे संबंधित है? वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही क्या कहलाता? निरुक्त कहलाता। तो निरुक्त जो है व्याकरण से लगभग कुछ ना कुछ संबंध रखता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है विद्वान, ऑप्शन बी दिया है जाति, ऑप्शन सी दिया है शिक्षा और ऑप्शन डी दिया है ज्ञान। तो वेदों का मतलब क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ओके, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, वेद माने क्या होता है? ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है वेदांग। तो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है भाई? तो वो है कौन? ऋग्वेद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना लगभग कब जो है की गई थी? ऋग्वेद की रचना कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी दिया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ऑप्शन सी दिया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है वही जो है ऋग्वेद की रचना काल का माना जा सकता है। ठीक, तो समय काल कौन सा माना जा सकता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वेद की रचना सर्वप्रथम की गई थी? क्या इनमें से किस वेद की रचना सर्वप्रथम की गई थी? ऑप्शन ए है यजुर्वेद की, ऑप्शन बी है सामवेद की, ऑप्शन सी है ऋग्वेद की और ऑप्शन डी है अथर्ववेद की। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? जो है ऋग्वेद की रचना सर्वप्रथम हुई थी। किसकी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वेदों को जो है अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन है, ऑप्शन बी दिया क्योंकि ये देवों के द्वारा रचित है, ऑप्शन सी विदेशियों के द्वारा रचित है और ऑप्शन डी है चारों वर्णों की सम्मिलित रचना है। तो इसका तो ऑप्शन जो दिया गया है बुक्स वगैरह में वो जो है ये ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, विदेशियों द्वारा रचित है। लेकिन मुझे इसमें कुछ डाउट्स लगता है, बट जो है बुक वगैरह में आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। तो आप जो भी देखेंगे अब इसको एक प्रकार से डाउट सा क्वेश्चन रखिए। हालांकि एग्जाम्स में ये प्रश्न हो सकता है ना भी पूछा जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगी। तो लेकिन वेदों को आप और से जो कहा जाता है शायद इसीलिए कहा जाता है कि विदेशियों द्वारा रचित है। ठीक, लेकिन विदेशी कौन इसको रचा था तो इसी में डाउट्स है, लेकिन बुक वगैरह में आपको यही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेद का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेद का अंग नहीं है? ऑप्शन ए दिया है संहिता, ऑप्शन बी दिया है उपनिषद, ऑप्शन सी दिया है आरण्यक और ऑप्शन डी दिया है पुराण। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वेद का अंग नहीं है भाई? वेद का अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया संहिता, ऑप्शन बी दिया उपनिषद, सी है आरण्यक और डी है पुराण। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो वेद का अंग जो है वो क्या नहीं है? पुराण जो है ये वेद का अंग नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। पुराणों की संख्या कितनी है? आपसे एग्जाम से पूछे तो क्या बताएंगे? 18। कितने पुराण है भाई? 18 पुराणों की, मतलब 18 पुराण है। ओके, ध्यान रखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ध्यान रखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ओके, सबसे पहला पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ओके, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? अगला प्रश्न देखिए आपसे लोग फटाफट से। अगला प्रश्न, सभा और समिति संस्थाएं थीं। सभा और समिति जो थी वह संस्थाएं थी किसके समय की? आर्यों की संस्थाएं थी, या अरबों की थी, या कुषाणों की थी, या हूणों की थी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कि जो है सभा और समिति जो थी वह आर्यों की संस्थाएं कहलाती थी, आर्यों की थी। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन इतिहास का स्रोत है। वैदिक युगीन इतिहास का स्रोत है। ऑप्शन ए है श्रुति, ऑप्शन बी है जातक, ऑप्शन सी है पुराण और ऑप्शन डी है राज तरंगिणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रुति जो होती है वही वैदिक युगीन इतिहास जानने का स्रोत है। श्रुतियों के माध्यम से हमको वैदिक का जो कालीन युग है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं जो है किस में मिलती हैं? तो पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं जो हैं, तो पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं किस में मिलती हैं? ऑप्शन ए है सर्ग में मिलती हैं, ऑप्शन बी है प्रतिसर्ग में मिलती हैं, ऑप्शन सी है वंश में मिलती हैं, या ऑप्शन डी है वंशानुचरित में मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका पुराणों में जो ऐतिहासिक सूचनाएं हैं वो मिलती हैं वंश में। किस में मिलती हैं? वंश में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नीचे प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वेदों को 4 भागों में किसने बांटा है? तो वेदों को 4 भागों में किसने बांटा है? महर्षि वेदव्यास ने बांटा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, वेदव्यास जी ने बांटा है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद कौन सा मतलब की है? तो प्राचीनतम उपनिषद जो है बृहदारण्यक और छंदोग्य जो उपनिषद है ये जो है प्राचीनतम उपनिषद है। कौन? बृहदारण्यक और छंदोग्य, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं? ये जो हैं ये प्राचीनतम उपनिषद हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, किस में मिलते हैं? तो यजुर्वेद में, केवल यजुर्वेद में शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। किसमें? यजुर्वेद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाया जाए फटाफट से। चलिए आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त में हमें मिलता है, पुरुष सूक्त में हमें क्या मिलता है? ऑप्शन ए दिया नारी मुक्ति का सिद्धांत मिलता है, या ऑप्शन बी दिया संपत्ति के उत्तराधिकार का सिद्धांत मिलता है, या ऑप्शन सी में दिया चातुर्वर्ण का सिद्धांत मिलता है, या ऑप्शन डी है जो है नियोग का सिद्धांत मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुरुष सूक्त में हमें क्या मिलता है? पुरुष सूक्त में हमें मिलता है मेरे भाई क्या? पुरुष सूक्त में हमको चातुर्वर्ण का सिद्धांत मिलता है। चातुर्वर्ण मतलब होता है कि जो है 4 वर्ण होते हैं। कौन सा? 4 वर्ण। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृता उरुतदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता। अर्थात जो है बात की जाए चातुर्वर्ण जो है उसका सिद्धांत मिलता है। जो है 4 वर्ण जो होंगे, ब्राह्मण जो है उसकी उत्पत्ति मुखमंडल से, अर्थात जो ब्राह्मण का कार्य होता है वो अध्ययन अध्यापन करना, जो है पठन पाठन ये सब करना, शिक्षा लेना, भिक्षा देना, कर्मकांड वगैरह करवाना, ये सब ब्राह्मणों के कार्य होते थे। मुखमंडल जो है मेरा ब्राह्मण है, मेरी भुजाएं जो है क्षत्रिय हैं, और जो मेरे पेट या उदर है वो कौन क्या है? वो जो है वैश्य हैं, और मेरे जो पैर हैं वो शूद्र हैं। ऐसा जो है एक विराट पुरुष के जो है बताया गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजान्या कृता और तदस्य वैसा पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण के मुखमंडल से जो है मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की, पेट से यानी उदर से वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और इनके कार्य जो है अलग अलग फिक्स कर दिए गए थे। ठीक है, अब इस पर जो है वर्ण व्यवस्था पर मैं किसी दिन चर्चा कर लूँगा विस्तार से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बातें बतानी जरूरी थी तो हमने आपको बता दिया। ओके, सभी लोग एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्के किस धातु से निर्मित किए जाते थे? प्राचीन सिक्के किस धातु से निर्मित किए जाते थे भाई? प्राचीन सिक्के जो थे वह किस धातु से निर्मित किए जाते थे? तो प्राचीन सिक्के जो थे वह जो है ऑप्शन ए है तांबे से, ऑप्शन बी है चांदी से, ऑप्शन सी है सोने से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो भाई प्राचीन सिक्के जो होते थे वह सभी से, तांबा, चांदी, सोना सभी से निर्मित किए जाते थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी से।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निवासियों ने इतिहास लेखन में जिस पक्ष को महत्व दिया वह कौन सा है? तो जो है प्राचीन भारत के निवासियों ने इतिहास लेखन में जिस पक्ष को महत्व दिया वह कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है राजनीति, ऑप्शन बी दिया है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है संस्कृति और ऑप्शन डी है जीवन मूल्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृति को दिया है, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न है, मृत भांडों से भारतवर्ष के इतिहास के जिस काल पर प्रकाश पड़ता है वह कौन सा है? ये प्रश्न तो अभी हमने दोनों करवा दिए थे, इससे पहले हमने इस प्रश्न को दोनों करवाया था, लेकिन फिर भी आपके सामने आ चुका है, तो ताम्रपाषाण ऑप्शन इसका ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए, वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए किसकी रचना की गई है? तो वेदों की भली भांति अध्ययन के लिए किसकी रचना की गई? ऑप्शन ए है महाकाव्यों की, ऑप्शन बी है वेदांगों की, ऑप्शन सी है उपनिषदों की और ऑप्शन डी है स्मृतियों की। तो वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए जो रचना की गई थी वो किसकी की गई थी भाई? वो वेदांगों की रचना की गई थी। किसकी? वेदांगों की। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। हमने आपको बताई दिया वेदांग कौन कौन से थे। ठीक, कौन कौन है वेदांग भाई? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक, अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती थी पहले? तो ऑप्शन ए है बृहत कथा के रूप में, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है बृहत संहिता के नाम से, ऑप्शन डी है जय संहिता। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है भाई? जय संहिता नाम है इसका, तो वो इसी के नाम से पहले जाना जाता था, जय संहिता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेदांग शामिल हैं। वेदांग कौन है? ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, पुराण, वेद, महाकाव्य। ये नहीं है क्योंकि पुराण उसमें नहीं आता है। अगला है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, उपनिषद, व्याकरण और छंद, तो ये भी इसमें नहीं आता। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और जो है जहाँ पर यहाँ पर व्याकरण लिखा हुआ पर निरुक्त होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और तीसरा है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सही है। ठीक, अगला शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, पुराण, वेदांग, ये भी नहीं है, पुराण आ गया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यही है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है आपसे यही पर है कि जो है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक आप सभी को पता होगा महर्षि वेदव्यास हैं। ओके, रामायण के रचयिता आपसे पूछा है तो क्या बताएंगे? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ओके, रामायण के रचयिता कौन है भाई? वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आपसे पूछे पगोडा किसे कहते हैं? तो पगोडा क्या है? चीनी स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। कौन? क्या? पगोडा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए किसकी रचना की गई है? तो वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए किसकी रचना की गई भाई? तो वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए जो है वेदांगों की रचना, ये तो हमने बता दिया ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि झूलता बगीचा का संबंध किस सभ्यता से है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूलता बगीचा का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए दिया है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी दिया है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी दिया है सिंधु सभ्यता और ऑप्शन डी दिया है चीन की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध जो है झूलता बगीचा से। ओके, अगला प्रश्न है, सुमेरिया की विधि संहिता क्या है? सुमेरिया की विधि संहिता है दुंगी, ऑप्शन ए है, बी है जो है गिलगामेश और सी है ओसिरिस और डी है हम्मुराबी की विधि संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दुंगी। सुमेरिया की विधि संहिता क्या है? दुंगी है। अगला प्रश्न है, बेबीलोन का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बेबीलोन का सबसे जो है प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए है हम्मुराबी, ऑप्शन बी है सुम अबुम और सी ऑप्शन है रिमसिन और डी ऑप्शन है जिमरीलिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्मुराबी जो है वो बेबीलोन का सबसे प्रतापी शासक था। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है जो है क्या प्रश्न है कि एसरहट्टोन असीरियन साम्राज्य का शासक कब बना? कब बना भाई? एसरहट्टोन असीरियन साम्राज्य का शासक कब बना? ऑप्शन है 681 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है आपका 630 ईसा पूर्व में, ऑप्शन आप सी ले लीजिए 645 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी ले लीजिए 698 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 681 ईसा पूर्व। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कीलाक्षर लिपि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? कीलाक्षर लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए है दिया है सुमेरियन ने, ऑप्शन बी दिया बेबीलोनियन वालों ने और सी दिया असीरियन ने और डी दिया पारसी ने। तो कीलाक्षर लिपि का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ है वो किस लिपि में हुआ है? सुमेरियन लिपि में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांग वंश का संस्थापक कौन था? सांग वंश का संस्थापक कौन था भाई? ऑप्शन ए है थांग, ऑप्शन बी है चोउसिन
ऑप्शन सी है वू वांग और ऑप्शन डी है जो है वो थी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थांग। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? थांग। सांग वंश का संस्थापक कौन था? थांग। अगला प्रश्न है हान वंश की स्थापना की थी। हान वंश की स्थापना किसने की थी? तो हान वंश की स्थापना ल्यू पंग ने की थी। किसने करी थी? ल्यू पंग ने करी थी। ओके, किसने करी थी? जो है हान वंश की स्थापना ल्यू पंग ने की थी। अगला प्रश्न है सांग युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। सांग युगीन जो सांग युगीन संस्कृति है उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दिया है जो है अन्यांग में, ऑप्शन बी दिया है चुंगतू में, और ऑप्शन सी आपको ले लीजिए तुसी में, ऑप्शन डी दे लीजिए जो है कुफू में। तो सांग युगीन संस्कृतियों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो अन्यांग से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हन वंश का काल कितने वर्षों तक था? तो हन वंश का काल जो है वो कितने वर्षों तक था? ऑप्शन ए है 426 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 445 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 432 वर्ष तक, और ऑप्शन डी है 413 वर्ष तक। तो हन वंश का काल जो है कितने वर्षों का था? तो जो है हन वंश का काल जो था वह कितने वर्षों तक था? तो हन वंश का जो काल था मेरे भाई वो था 426 वर्ष तक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग किसके शासनकाल में खोला गया? तो ऑप्शन ए है हन वंश के, ऑप्शन बी है सांग वंश के, ऑप्शन सी है चौ वंश के, और ऑप्शन डी है वे ई वंश के। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रेशम मार्ग जो था वो जो है हन वंश के शासनकाल में खोला गया था। कब? हन वंश के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला है नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान या नील नदी को वरदान कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है मिस्र को। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को, ईरान को, असीरिया को, या फिर बेबीलोनिया को। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर देखिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मिस्री स्थापत्य का सर्वोच्च नमूना था। मिस्री स्थापत्य का सर्वोच्च नमूना क्या था? ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी है फराओ, ऑप्शन सी है लक्सोर मंदिर, ऑप्शन डी है जो है खेफरे की मूर्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका? पिरामिड जो था जो है मिस्री स्थापत्य का सर्वोच्च नमूना था। क्या पिरामिड? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है ओसीरियन आख्यान। ओसीरियन आख्यान किस सभ्यता से संबंधित है? ओसीरियन आख्यान किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है असीरिया, ऑप्शन सी है बेबीलोन, और ऑप्शन डी है सुमेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस्र। ओके, मिस्र। ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जो है आख्या नाटक ने किस देश मतलब किस देवता की उपासना पर बल दिया? आख्याटन ने, ठीक, अखनाटन ने किस देवता की उपासना पर बल दिया? ऑप्शन ए है एटन, ऑप्शन बी है अनुबिस, और ऑप्शन सी है जो है ओसिरिस, और ऑप्शन डी है आइसिस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एटन। आख्यानाटन ने जो है एटन देवता की उपासना पर बल दिया। एटन किसने? एटन ने। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी दजला फरात की नदियों के उपजाऊ भागों में ये स्थित थी। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मज़ा तभी आता है मेरे प्यारे दोस्तों जब आपकी वीडियो आप लोग लाइक वगैरह करते हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो है सुमेर मेसोपोटामिया के किस काल में स्थित था? सुमेर मेसोपोटामिया के किस भाग में स्थित था? तो सुमेर जो था दक्षिणी में था, या पश्चिमी में था, या उत्तरी में, या पूर्वी में? तो दक्षिणी भाग में। तो सुमेर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में स्थित था। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है सुमेर के उत्तर पूर्व कौन सा नगर था? ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी है असीरिया, सी है किस, और डी है आपका सूसा। करेक्ट आंसर इसका होगा सुमेर के उत्तर जो है सुमेर के उत्तर पूर्व जो था वो कौन सा था? बेबीलोन नगर था। कौन था? बेबीलोन। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता किस पर आधारित थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी किस पर आधारित थी भाई? मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी ऑप्शन ए कृषि पर, ऑप्शन बी है व्यापार पर, ऑप्शन सी है उद्योग पर, और ऑप्शन डी है पशुपालन पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका कृषि पर। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कृषि पर आधारित थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी लिपि प्रचलित मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? लिपि माने होता है लिखने की एक कला जो होती जो आप जैसे ये लिखा है राम, तो ये हमने राम लिखा देवनागरी लिपि में, तो लिखने की शैली को लिपि कहा जाता है। और ये यहीं पर हमने ये राम लिख दिया, ये भी राम लिखा है,
तो भाषा तो ये जो है दोनों कैसी हैं, हिंदी की भाषा है, लेकिन लिखा है कैसी शैली में, रोमन शैली में। ठीक, तो ये देवनागरी लिपि में आपका राम, हिंदी वाला जो राम है देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक, आगे देखते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो कौन सी लिपि प्रचलित थी भाई? मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिगुरत का शाब्दिक अर्थ होता है। जिगुरत, जिगुरत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है स्वर्ग की खाड़ी, ऑप्शन बी है मंदिरों की पहाड़ी, ऑप्शन डी है देवों का नगर और ऑप्शन डी है नीलगिरी। इसका करेक्ट आंसर होगा जिगुरत का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। क्या? स्वर्ग की पहाड़ी को ही जिगुरत कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये चीज़ें हो गई। ओके, तो यहाँ तक इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। आप फिर मिलेंगे इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का।